जय हिंद। अगर इतने मौलिक अधिकार जो कि हमारे संविधान के द्वारा दिए गए हैं, ठीक है, तो जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं, क्या हो अगर फंडामेंटल इन नेचर है बट अगर इसका इन्फोर्समेंट सही तरीके से ना किया जाए तो इट विल बी यूजलेस, वर्थलेस एंड इफेक्टिवलेस। इतने मौलिक अधिकार हैं लेकिन अगर इसका सही तरीके से ग्राउंड लेवल पर इसका इंप्लीमेंटेशन ना हो तो इट विल बी वर्थलेस, यूजलेस, इफेक्टिवलेस। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे प्रावधान किए गए, ऐसे प्रोविजन डाले गए और वो फंडामेंटल राइट के अंतर्गत ही डाले गए। आर्टिकल 30 को एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के रूप में इसलिए ही डाला गया कि एक तरफ तो हम मौलिक अधिकार दे रहे हैं, ठीक है, तो इसका सही तरीके से इंप्लीमेंटेशन और इन्फोर्समेंट हो सके, इसके लिए आवश्यक है कि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के प्रोविजन भी मौलिक अधिकार में ही डाला जाए, ठीक है, ताकि इसके इंप्लीमेंटेशन के समय कोई अड़चन ना आ सके। मतलब इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट इज इटसेल्फ अ फंडामेंटल राइट। इज दैट क्लियर? हमारे कह सकते हैं ना कि भारत के बहुत बड़े विद्वान, स्कॉलर कह सकते हैं, लॉयर कह सकते हैं या फिर फ्रीडम फाइटर कह सकते हैं, सभी को मालूम है ड्राफ्टिंग चेयरमैन हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, इन्हें संविधान के निर्माता या फिर भारत के भाग्य विधाता भी कहा जाता है। इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज और इस आर्टिकल 32 को जो है साउल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा है, संविधान की आत्मा। आत्मा का मतलब आप क्या समझते हैं? जैसे यह शरीर है, इसमें है मसल्स हैं, लिगामेंट्स हैं, बोन्स हैं, ऑर्गन्स हैं, हेयर है, मतलब पूरे के पूरे बॉडी पार्ट है, स्ट्रक्चर्स हैं, रिब केज है, पूरे के पूरे स्ट्रक्चर सब कुछ है। अगर आत्मा ही ना रहे तो यह शरीर वर्थलेस है, यूजलेस है। ठीक है, शरीर है और उससे आत्मा ही निकल जाए मतलब वो डेड है, मरा हुआ है। ठीक उसी प्रकार पूरा का पूरा मौलिक अधिकार है और मौलिक अधिकार के इंप्लीमेंटेशन का ही कोई प्रावधान ना हो तो इट विल बी ऑल्सो बर्थलेस एंड यूजलेस। सो डैट जो है हमारे कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमर, चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉल इट एज ए साउल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और एक प्रकार से कह सकते हैं कि इस प्रावधान को भी इसमें इंक्लूड किया गया कि हम इसे ग्रांटी बार बार रट रहे हैं। इन द सेंस अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी एक प्रकार से कह सकते हैं स्टेट ट्राई टू वायलेट द फंडामेंटल राइट्स, try to take away the fundamental rights of the citizen, try to breach the fundamental right, in that case there will be constitutional remedies available to the Supreme Court or High Court under Article 32 and Article 226 respectively. And any citizen, irrespective of the caste, class, creed, community, sex, gender, region, religion, if they see that someone tried to take away my fundamental right from me, someone tried to breach my fundamental right, someone tried to violate my fundamental right, they can directly approach the High Court as well as the Supreme Court, and Supreme Court then will enforce or protect their fundamental right as a guardian of the Constitution, as a grantor of the fundamental right, as a कह सकते हैं कि एक प्रकार से उन्हें ग्रांटर के तौर पे दिया गया है, जो कि किसी भी व्यक्ति, किसी भी सिटीजन, किसी भी कॉमन पीपल कि अगर मौलिक अधिकारों का हनन होता हुआ प्रतीत होता है तो वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकता है और अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए वहां से ब्रिट या ऑर्डर इशू करा सकता है और अपने आप को प्रिजर्व कर सकता है अगेंस्ट दी ट्रेनिंग और आर्बिट्रेरी एक्सिक्यूटिव एक्शन ऑफ द स्टेट और एनी अदर इंडिविजुअल। इज दैट क्लियर? आइए अब हम पढ़ते हैं आर्टिकल 32 अनुच्छेद 32वां। ठीक है, अनुच्छेद 32 इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बहुत बार एग्जाम के एमसीक्यू में या फिर कह सकते हैं कि डिस्क्रिप्टिव इन नेचर इसमें पूछा जाता है कि किस अनुच्छेद को भारत के जो हैं भीमराव, जो डॉक्टर संविधान निर्माता थे, संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर ने संविधान का आत्मा कहा है
आर्टिकल 32, तो ये याद रखना चाहिए। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, कोई बीमारी हो जाता है ना तो उसका हम उपचार करते हैं। जैसे हाथ में अगर या सर में बहुत दुख दर्द दे रहा है तो हम लोग दवा लेते हैं, मेडिसिन लेते हैं। कहीं कोई बोन वगैरह फ्रैक्चर हो गया तो प्लास्टर करवाते हैं। कोई अगर शरीर के अदर पार्ट्स में कोई डिजीज हो जाए, जैसे वायरस से बचने के लिए हम लोगों ने वैक्सीन लिया, एक प्रकार का यह वैक्सीन ही है, ताकि अगर भविष्य में कोई व्यक्ति या कोई स्टेट के द्वारा फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो सके तो ये वैक्सीन पहले से अवेलेबल है, इसको लगा दो, सिटीजन के फंडामेंटल राइट और मौलिक अधिकार बच जाएंगे। ठीक है, ये एक प्रकार का वैक्सीनेशन का कार्य करती है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज मतलब उपचार, कोई रोग हो जाए, कोई बीमारी हो जाए। संवैधानिक उपचार मतलब संविधान के प्रावधानों को अगर कोई रोग लग जाए, जैसे अब सरकारें हैं, आज कल कांग्रेस की थी, आज बीजेपी है, कल कोई और आएगी। सरकारें तो आती जाती रहेंगी, सत्ताएं तो बदलते रहती है डेमोक्रेसी में, लेकिन जो स्टेट के फंडामेंटल हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल कह सकते हैं कि प्रोविजंस, वो जल्दी इतना नहीं बदलता, उसमें कुछ बदलाव लाए जाते हैं, और वो भी लाने का प्रोसीजर है अमेंडमेंट के थ्रू, संशोधन के थ्रू। कोई नहीं सरकार अगर चाहे तो जो मन में आए सो कर दे, कह दे कि कल से 12 बजे से सुबह होना प्रारंभ होगा, लोग जो है 12 बजे उठना प्रारंभ करें, किसी को भी उठा के जेल में बंद कर दे। ऐसी तो सरकारें नहीं कर सकती। अगर इन एनी केस अगर वो करने का प्रयास करती है, वो कोई सिटीजन का मौलिक अधिकारों को छीनने का प्रयास करती है, तो ये वैक्सीन और एक रेमेडीज के तौर पे, संवैधानिक उपचार के तौर पे ये आर्टिकल अनुच्छेद 32 जो है वहाँ अवेलेबल होंगे, जिसका कि हम वहाँ प्रयोग में ला करके अपने मौलिक अधिकारों के हनन होने से बचा सकते हैं। तो यही है द राइट टू रेमेडीज फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट ऑफ एन एग्रीव्ड सिटीजन। एग्रीव्ड मतलब पीड़ित, एग्रीव्ड का हिंदी होता है पीड़ित, सिटीजन मतलब नागरिक। तो कोई भी ऐसे पीड़ित नागरिक जिनके की मौलिक अधिकारों का हनन किया गया हो, चाहे राज्य हो या कोई अदर व्यक्ति हो, उसके द्वारा कोई इंस्टीट्यूशन हो, कोई कॉरपोरेशन हो, अगर इन दैट केस तो आप जो है रेमेडीज के लिए डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं, और वहां से आप अपने मौलिक अधिकारों का इन्फोर्समेंट करा सकते हैं, उसे लागू करा सकते हैं। इन्फोर्समेंट मतलब लागू करना। ठीक है, तो राइट टू गेट फंडामेंटल राइट प्रोटेक्टेड इज इटसेल्फ अ फंडामेंटल राइट। मौलिक अधिकारों के रक्षा करने का प्रावधान अपने आप में एक मौलिक अधिकार है, इसको अच्छे से समझो। राइट टू गेट फंडामेंटल राइट जो हमें अधिकार देता है कि हमें मौलिक अधिकार मिलने चाहिए, ये अपने आप में एक मौलिक अधिकार है। और अगर यह मौलिक अधिकार ना होता तो सरकारें जब मन चाहती तो कह सकते हैं इसे अमेंड करके, इसमें संशोधन लाके या फिर इसमें बदल करके आपके मौलिक अधिकारों का सत्यानाश कर देती, छीन लेती, जो मन में आता, फिर आर्बिट्रेरी मैनर में, मनमाने तरीके से। क्योंकि स्टेट अपने आप में शक्ति जो है ना, सत्ता जब आती है तो एक अहंकार होता है, एक नशा होता है पावर का। किसी को भी कुचल दो रे, किसी को भी मार दो रे, किसी को भी पकड़ लो रे, किसी को भी बंद कर दो। डेमोक्रेसी में हमेशा अपोजिशन के लोग होते हैं, सरकार को क्रिटिसाइज करते हैं। इंदिरा गांधी ने क्या किया, इमरजेंसी लगा सबको, सारे अपोजिशन को बंद कर दिया। तो वही आर्बिट्रेरी मैनर में कि राइट टू गेट द फंडामेंटल राइट्स, हमें मौलिक अधिकार मिले, इज इटसेल्फ प्रोटेक्टेड इन इटसेल्फ अ फंडामेंटल राइट, और या इसके प्रोटेक्शन जो है अपने आप में एक मौलिक अधिकार है इन द फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर, ठीक है, भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर अंबेडकर पीएचडी किए थे, इसलिए इनके नाम के आगे डॉक्टर लगता है। इन्होंने कहा साउल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की आत्मा, भारतीय संविधान की आत्मा, आर्टिकल 32 कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। वो जानते थे, देखो जो भी बड़े व्यक्ति होते हैं, जो पढ़े लिखे जाते हैं, जो डॉक्टरेट की उपाधि इनके पास है, कानून का जानकार है, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन है, संविधान की पूरी रूपरेखा इन्होंने तैयार की, तो इनका उतना विजुअलिटी है, इनमें तो फ्यूचरिस्टिक इन नेचर, वो भविष्य को अपने जो कह सकते हैं अनुभवों के आधार पर उसे माप सकते हैं कि भविष्य में कोई ऐसा क्रिटिकल सिचुएशन आ सकता है, कोई ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है
जब कोई ऐसी सरकार आए जो मनमाने तरीके से कुछ भी करना प्रारंभ कर दे, कोई भी सिटीजन को चलो बंद कर देते हैं, इसको ये हमारा जो है बहुत क्रिटिसाइज कर रहा है, कोई अपोजिशन के मेंबर है चलो उसे उठा के बंद करो, नहीं, कोई ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन बना दो जिसमें कि जनता को अगर सताया भी जाए फिर भी सरकारी कर्मचारी या सरकारी जो भी लोग हैं जो कि सरकार के साथ जुड़े हुए होते हैं उन पर कोई इफेक्ट ना पड़े। तो इसीलिए इन्होंने इसे आत्मा का रूप दिया है कि अगर आत्मा ही मर गया, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज ही ना रहे, तो इस शरीर का क्या औचित्य है। अगर ये आर्टिकल 32 ना रहे तो जितने भी आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक है, इट इज वर्थलेस, यूजलेस, इफेक्टिवलेस एंड इट हैज नो एनी यूज। मतलब अगर इसका इन्फोर्समेंट ही ना हो, मतलब आपके पास एक प्रकार से आपके पास कह दिया जाए कि चलो आपको मैं 10 करोड़ रुपया एज ए मनी के तौर पे मैं आपको देता हूँ, लेकिन शर्त यह भी लगा दिया जाए कि वो 10 करोड़ का आप यूज नहीं करोगे, तो क्या उसका मतलब वो हमारे लिए क्या काम का। मतलब कह दिया जाए 10 करोड़ अगर आपको मिल रहा है और उसका कोई यूज ही आप नहीं करोगे, बस आपके पास वो रखा है, तो क्या मतलब उसका कोई प्रयोग में ही नहीं ला सकते। ठीक उसी प्रकार इतने मौलिक अधिकार दे दिया 12, 13, 14 अनुच्छेद 12 से लेकर पूरे के पूरे अनुच्छेद 35 तक है, कितने मौलिक अधिकार है और उसका कोई इन्फोर्समेंट ही ना हो, तो फिर उसका क्या प्रयोग है। अगर उसे कोई लागू ही ना करे, कोई लागू कराने वाला ना हो, उसको कोई प्रोटेक्शन देने वाला ना हो, अगर कोई वायलेट कर रहा हो, तो भाई अब क्या करोगे, कुछ नहीं करोगे, बैठे रहो हाथ पे हाथ दे के। इट विल बी वर्थलेस, यूजलेस एंड इफेक्टिवलेस। तो वही इन्हें आत्मा कहा गया है। आत्मा इन द सेंस इसका इतना सिग्निफिकेंस है कि अगर आत्मा ना रहे तो शरीर का कोई औचित्य नहीं बनता। ठीक उसी प्रकार अगर कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के प्रावधान को निकाल दिए जाएं तो संविधान की आत्मा विलुप्त हो जाती है, मर जाती है, और फिर जितने भी मौलिक अधिकार हैं उस सब का सब जो है का कोई औचित्य नहीं रहता, कोई प्रयोग नहीं रहता, कोई भी उसकी उपयोगिता जो है समाप्त हो जाती है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट कहती है बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, एवरीथिंग कैन बी अमेंडेड इवन इन द फंडामेंटल राइट, बट वी कैन नॉट अमेंड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हम कह सकते हैं कि मौलिक अधिकार में सब चीज को परिवर्तन कर सकते हैं, सब चीज को संशोधित कर सकते हैं। ठीक है, ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं और आगे भी मौका मिला तो हम लोग कभी दूसरे क्लास में देखेंगे किस प्रकार इंदिरा गांधी ने राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया। तो उस वक्त जो है सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट में कहती है कि हाँ, कोई भी मौलिक अधिकार को हम डिलीट कर सकते हैं, उसमें ऐड भी कर सकते हैं। ठीक है, जब डिलीट होगा तो ऐड भी होगा, उसमें संशोधन ला सकते हैं, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्राइन है उसे हम हटा नहीं सकते, उसे डिलीट नहीं कर सकते, उसमें संशोधन नहीं कर सकते। तो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो है एज ए बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का जो है इंटरप्रिटेशन में इन्होंने कहा कि यह एक बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है एंड इट कैन नॉट बी अमेंडेड। इसमें कोई संशोधन नहीं किया जा सकता। क्लियर हो गया? और वो इसीलिए क्योंकि अगर इसमें आप अगर संशोधन कर दिए, कल अगर मान ले कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज में संशोधन कर ले कि हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो ब्रिट पिटीशन या ऑर्डर जारी करने का, या फिर कह सकते हैं एज ए ग्रांटर ऑफ द फंडामेंटल राइट को हम हटा देते, तो भाई अगर ऐसा कर दिया जाए तो फिर कौन करेगा फंडामेंटल राइट का प्रोटेक्शन? ठीक है, उसी से निपटने के लिए इसे बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है। इट कैन नॉट बी अमेंडेड एट एनी कॉस्ट बाय एनी गवर्नमेंट एट एनी जो है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द इंडिया और इन द पार्लियामेंट। तो इसके कुछ 4 प्रोविजन है, प्रावधान है, आइए उसको हम जान लेते हैं। पहला है राइट टू मूव सुप्रीम कोर्ट फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट इज ग्रांटेड। देखिए, फंडामेंटल राइट को एक ग्रांटीड के तौर पे मिला है हमें। इसकी देखो, कोई भी सामान खरीदते हो जैसे फ्रिज, कूलर, एसी, कार, बंगला, मतलब कुछ भी, तो आप एक छोटे छोटे आर्टिकल्स जो होते हैं ना उसकी गारंटी होती है, एक वारंटी कार्ड मिलता है, एक गारंटी कार्ड होता है। जैसे कोई जो व्यक्ति है फ्लिपकार्ट वगैरह से कोई सामान अगर मंगाता है तो उसमें उसको तो रिप्लेसमेंट भी होता है कि आप 24 घंटे के अंदर या आपको 7 दिन तक रिप्लेसमेंट, मतलब आपको अच्छा वो सामान नहीं लगा तो आप उसे रिप्लेस कर सकते हो, दूसरा मंगा सकते हैं। ठीक उसी प्रकार कुछ चीज़ों का जैसे लैपटॉप वगैरह होता है उसमें गारंटी या वारंटी होती है, 1 साल की वारंटी। अगर कुछ ख़राब हुआ तो उसमें हम
उस त्रुटि को जो है हम सॉल्व करेंगे। ठीक उसी प्रकार यह भी है कि फंडामेंटल राइट हमें ग्रांटेड मिला है, अदरवाइज हाउ इट कैन बी अ फंडामेंटल राइट। अगर जितने भी सिविल और कह सकते हैं कि अधिकार हैं, सिविल या पॉलिटिकल या सोशल राइट्स हैं, जो कि हमें संविधान या फिर एज ए स्टेट के तौर पे हमें हर एक नागरिकों को मिलता है सिविल एंड पॉलिटिकल लाइफ जीने के लिए बहुत सारे अधिकार होते हैं। उस अधिकार में और फंडामेंटल राइट में क्या अंतर है? एक मौलिक और एक मेन जो डिफरेंसेस है हुआ कि जितने अदर अधिकार हैं, जितने अदर राइट्स हैं ऑफ एनी सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, इट कैन नॉट बी इन्फोर्सेबल इन नेचर। ठीक है, वह जो मौलिक नहीं है, वो फंडामेंटल नहीं है, उसे हम कोर्ट से यह नहीं जाके कह सकते कि इन्फोर्स कराओ। जैसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में बहुत सारे सिटीजन को अधिकार दिए गए हैं कि सरकार कानून नियम बनाते हुए हम इन तमाम प्रावधानों को रखे। तो फंडामेंटल राइट और अन्य जितने भी अधिकार हैं उसमें बस एक अगर मेन डिफरेंसेस हुआ है कि फंडामेंटल राइट को हम कोर्ट के द्वारा इन्फोर्स करा सकते हैं, यह हमें ग्रांटीड के तौर पे मिले हैं कि कम से कम इतने अधिकार तो एक नागरिक को, एक स्टेट के सिटीजन को मिलने ही चाहिए, और वह है इंडिया के सिटीजन को। मतलब भारत के नागरिकों को, जब वो भारत का सिटीजन है, फुल मेंबर ऑफ दिस स्टेट है, तो उसे कम से कम हम अनुच्छेद 12 से 35 तक का जो अधिकार है उसे हम दे सकते हैं, और इसमें कोई कटौती नहीं की जाएगी। इसका सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन होगा, और इम्प्लीमेंटेशन की व्यवस्था भी उसी मौलिक अधिकार में किया गया है। तो मौलिक अधिकार और अन्य जितने भी अधिकार हैं उसमें यह मेन डिफरेंसेस है कि मौलिक अधिकार को जो हम इन्फोर्स करा सकते हैं, और यह हमें गारंटी के तौर पर मिला है कि इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। अन्य जितने अधिकार है उसमें कोई गारंटी नहीं उसकी कोई गारंटी नहीं, वो बिना गारंटी लेस है। ठीक है, तो ये है मूव टू सुप्रीम कोर्ट। मतलब एक सिटीजन का, किसी भी अगर सिटीजन का मौलिक अधिकारों का हनन होता है, इन दैट केस दे मूव टू द सुप्रीम कोर्ट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट। अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं, और वो कह सकते हैं कि ये हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, इसकी सुरक्षा की जाए। ठीक है, ये ग्रांटेड के तौर पे मिला है। जो गारंटी कार्ड होता है ना, वही है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, एक गारंटी कार्ड है। आगे है दूसरा प्रावधान है सुप्रीम कोर्ट पावर टू इशू डायरेक्शन विट्स फॉर द इन्फोर्समेंट इन द फंडामेंटल राइट। एक तो ये प्रावधान है कि सिटीजन जा सकते हैं, दूसरा है कि इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को भी, सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट को भी, सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 एंड हाई कोर्ट आर्टिकल 226 अनुच्छेद 226 के तहत उन्हें यह अधिकार देता है कि वह ब्रिट जारी कर सकते हैं। आगे हम लोग ब्रिट को भी डिस्क्राइब करने का प्रयास करेंगे। वह जो ऑर्डर जारी कर सकते हैं, ऑर्डर इन द सेंस कि वो आज्ञा दे सकते हैं, और उस आज्ञा को मानना है जो भाई सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है अदरवाइज सुप्रीम कोर्ट फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाती है अगर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता या उसे कोई नहीं मानता है तो। ठीक है, तो है कि सुप्रीम कोर्ट पावर टू इशू डायरेक्शन, सुप्रीम कोर्ट का मतलब कह सकते हैं कि यह प्रावधान दिया गया कि अगर फंडामेंटल राइट का समवन ट्राई टू ब्रीच द फंडामेंटल राइट ऑफ एनी सिटीजन, इन दैट केस सुप्रीम कोर्ट कैन इशू डायरेक्शन, एंड सुप्रीम कोर्ट हैज द पावर टू इशू डायरेक्शन। डायरेक्शन मतलब निर्देश दे सकता है कि इसके मौलिक अधिकारों की सुरक्षा अभी तुरंत होनी चाहिए। ठीक है, ऑर्डर जारी कर सकता है ताकि मौलिक अधिकारों का इन्फोर्समेंट हो सके। क्लियर हो गया? अब तीसरा देखते हैं, पार्लियामेंट कैन एम्पावर एनी अदर कोर्ट। पार्लियामेंट के पास ये पावर है। देखिए, एक बात तो मानोगे कि इलेक्टेड गवर्नमेंट या इलेक्टेड या रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का है, या इन डेमोक्रेसी जहां हम सरकार को चुनते हैं, तो बाय द पीपल, टू द पीपल, फॉर द पीपल, द डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी ऑफ बाय अब्राहम लिंकन। तो उसमें कहा जाता है कि भाई जो चुने हुए लोग हैं, जो विल ऑफ द पीपल है, उसका सर्वोच्च महत्व है। तो पार्लियामेंट ऐसे नियम कानून बना सकती है कि जैसे कोई एक सेपरेट कोर्ट की गठन की जाए। जैसे कोर्ट में जो है अभी बर्डन अधिक बढ़ रहा है, केसेस अधिक बढ़ रहे हैं, तो वहाँ भी एक कोर्ट न्याय की व्यवस्था की जाए जो कि फंडामेंटल राइट से अगर संबंधित कोई इशूज हो तो उस न्यायालय में जाए। ऐसा प्रावधान पार्लियामेंट कर सकती है। तो वही कहा गया है कि पार्लियामेंट मतलब संसद कैन एम्पावर एनी अदर कोर्ट टू इशू डायरेक्शन। पार्लियामेंट और संसद के पास यह पावर है, यह अधिकार है कि वह किसी भी कोर्ट को यह अधिकार दे सकती है कि वह डायरेक्शन ऑर्डर को इशू करे। ठीक है,
एंड दिस कैन बी डन विदाउट एनी प्रिजुडाइज पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। और वह इस परिस्थिति में किया जाएगा, ऐसा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट का भाई ये जो पावर है आर्टिकल 32 के तहत और हाई कोर्ट का आर्टिकल 226 के तहत उसको हम छीन लेते हैं, नहीं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जो पावर है वह पावर उसके पास ज्यों का त्यों बना रहेगा, उसके पावर के साथ कोई छेड़खानी नहीं कर सकता। मतलब जो सुप्रीम कोर्ट एज ए ग्रांटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ग्रांटर ऑफ द फंडामेंटल राइट, गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बना रहेगा। सुप्रीम कोर्ट अपनी तरफ से निर्णय, लेकिन पार्लियामेंट को पावर है कि वह कोई भी कोर्ट की स्टैब्लिश, कोई भी ट्राइब्यूनल्स के स्टैब्लिशमेंट करने के बाद वह अधिकार दे सकती है कि वह भी कोई वृत्त, कोई ऑर्डर जारी कर सकता है अगर कोई फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो। यह सुप्रीम कोर्ट किसी को पावर दे सकती है, कोई भी एक न्यायालय को। लेकिन वह जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जो पावर ऑलरेडी दिए गए हैं उसको वह वापस नहीं ले सकती। क्लियर समझो। अब आर्टिकल 4 प्रोविजन 4 आ जाओ। इसमें कहा गया है कि द राइट टू मूव सुप्रीम कोर्ट नॉट टू बी सस्पेंडेड, जो हमें है ना अधिकार मिला है कि हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं। ऐसे देखो कोई क्रिमिनल मैटर हो, कोई किसी का मर्डर कर देता है, या कोई सिविल डिस्प्यूट हो, लैंड डिस्प्यूट हो, कोई किसी ने प्रॉपर्टी किसी दूसरे का हड़प लिया, इन दैट केस पहले हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाते हैं, सबऑर्डिनेट कोर्ट जाते हैं, ठीक है, उसके बाद हाई कोर्ट जाते हैं, उसके बाद हम सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। लेकिन मौलिक अधिकार में क्या है कि हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। वही कहा गया है कि राइट टू मूव सुप्रीम कोर्ट नॉट टू बी सस्पेंडेड, जो हमें सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार जो है उसे किसी भी परिस्थिति में सस्पेंड नहीं किया जा सकता, उसे खत्म नहीं किया जा सकता, निरस्त नहीं किया जा सकता। लेकिन माय डियर फ्रेंड, मैं कई बार इस चीज का जिक्र कर चुका हूं कि जितने भी चाहे फंडामेंटल राइट्स हों, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हों, सिविल राइट्स हों, पॉलिटिकल राइट्स हों, each and every rights had some exception, कुछ अपवाद होते हैं, and government can put some reasonable restrictions। तो वही है कि एक्सेप्शन है, अपवाद है। प्रेसिडेंट सस्पेंड फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी, कोई ऐसा इमरजेंसी आता है जैसे कोई दूसरे राष्ट्र के साथ, जैसे अभी भारत और चाइना में युद्ध हो जाए, तो इन दैट केस अगर भारत सरकार चाहे तो उस पर कुछ प्रतिबंध लगा सकती है, लेकिन एक पार्टिकुलर समय के लिए। कोई ऐसा नेशनल इमरजेंसी हो, कोई राष्ट्रीय आपदा हो, कोई आपातकाल की परिस्थिति हो, उस परिस्थिति में ऐसा कर सकती है। तो ये अपवाद है, प्रेसिडेंट जो है सर्वोच्च व्यक्ति होते हैं, वो ऑर्डर जारी करते हैं, ठीक है, ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। तो ये अपवाद के तौर पे, हमेशा के लिए नहीं। जब कोर्ट खुलेगा, जैसे इमरजेंसी में क्या हुआ था जो इंदिरा गांधी के द्वारा लगाया गया था, जब कोर्ट खुला मतलब इमरजेंसी जब खत्म हुआ, उसके बाद फिर सब लोग जो है सुप्रीम कोर्ट जाने लगे कि भाई इनने मेरी मौलिक अधिकारों का हनन किया। उसके बाद फिर कोर्ट में उसका ट्रायल होगा। तो कुछ समय के लिए सस्पेंड किया जा सकता है, खत्म नहीं किया जाए। वही कहा जा रहा है कि आपको जो सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट मूव करने का अधिकार है, डायरेक्ट जाने का अधिकार है, इन दैट केस इफ समवन ट्राई टू वायलेट योर फंडामेंटल राइट, वह कोई आपसे छीन नहीं सकता। सरल भाषा में समझे। आगे है सुप्रीम कोर्ट डिफेंडेड एंड ग्रांटर ऑफ द फंडामेंटल राइट ऑफ सिटीजन अंडर आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट जो है ग्रांटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, फंडामेंटल राइट है, और गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, जो आपके मौलिक अधिकारों का हनन होने से बचाती है, ठीक है। और हाई कोर्ट भी अनुच्छेद 226 के तहत इसे भी अधिकार मिला है कि यह भी वृत्त ऑर्डर जारी कर सकता है, यह भी डायरेक्शन को इशू कर सकता है इन दैट केस इफ समवन जो है ट्राई टू वायलेट योर फंडामेंटल राइट। ये क्लियर हो गया। तो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को डॉक्टर अंबेडकर ने आत्मा कहा है संविधान का। अब इसके महत्व को समझ लीजिए। पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी मौलिक अधिकार है उसके बारे में जान लिया, और मौलिक अधिकारों के प्रोटेक्शन भी एक मौलिक अधिकार है, वह है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, जैसा वैक्सीन की तरह, ठीक है, कि ताकि आप इस वैक्सीन को लगा लो, मतलब अनुच्छेद 32 को पकड़ के रखो, आपके सारे मौलिक अधिकार सुरक्षित रहेंगे, ठीक है। मतलब एक वैक्सीन है, इसे लगवा लिया तो आपकी इम्यूनिटी जो है बढ़ जाएगी, आपकी फंडामेंटल राइट को कोई वायलेट नहीं कर पाएगा, ठीक है। एक कह सकते हैं कि साउल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पूरे के पूरे संविधान की आत्मा। इसे याद रखना, इंपॉर्टेंट आर्टिकल। इसे मतलब कह सकते हैं ना कि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के MCQ में
पूछे जा चुके हैं इसमें, ठीक है, बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब। और इन कह सकते हैं कि कोई भी जब आप मेंस की आंसर राइटिंग कर रहे हैं यूपीएससी या अदर कोई कम्पिटेटिव या कोई भी मेंस की कहीं भी, चाहे 10th या 12 में भी आप कहीं भी अगर डिस्क्रिप्टिव इन नेचर आप लिख रहे हो तो ये सब लिखोगे ना कि साउल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या फिर बेसिक स्ट्रक्चर स्टेटेड और इंटरप्रेटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट, तो आपको एक एक्स्ट्रा मार्जिन मिलेगा, एक्स्ट्रा कह सकते हैं कि नंबर आपको दिए जाएंगे, बंदा ये जानता है। चलो ये हो गया राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, अनुच्छेद 32 कहते हैं, ये क्लियर हो गया। मोर और लेस कह सकते हैं कि हमारे मौलिक अधिकार का चैप्टर यहीं फिनिश होता है। कुछ ब्रिट और ऑर्डर वाले जो है ना इशू है उसे हम अगले क्लास में अगले वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। सो आज के लिए इतना। इफ यू आर द फर्स्ट टाइम ऑन माय चैनल, लाइक इट, शेयर इट एज वेल एज सब्सक्राइब इट, also press the bell icon. If there were any queries, comments, suggestion, advice, you may comment in the comment box. Thank you once again. Have a great day.